प्रधानमंत्री का ये बयान उस वक्त आया जब रविवार को एक साथ तीनों देश ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है, जिसका बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ा विरोध किया है और जोर देकर कहा कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी एक बयान में नेतन्याहू ने देश पर आतंकवाद और पुरस्कृत करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका यात्रा के बाद वो इन देशों को जवाब देंगे। आपको बता दें, हाल के दिनों में फिलिस्तीन को कई देशों ने मान्यता दी है और मान्यता देने पर जो भड़के हैं नेतन्याहू, इसी बीच एक अहम जानकारी दे दें आपको, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों पर नेतन्याहू भड़के हैं। इजरायली पीएम ने मान्यता देने वाले देशों को चेतावनी दे डाली है, फिलिस्तीन नाम का कोई देश बनने नहीं देंगे। कुछ घंटे में अमेरिका पहुंचेंगे नेतन्याहू। सबसे पहले ट्रंप से मुलाकात होने वाली है नेतन्याहू की। बड़ा सवाल यह है कि जो ये मुलाकात होगी इसके बाद क्या कुछ होगा, और सवाल ये भी है कि जब इजराइल की घेराबंदी की जा रही है तो अब नेतन्याहू जो हैं वो गुस्से में। हालांकि पिछले कुछ समय से जो नेतन्याहू हैं उनके हमले लगातार कई और जगहों पर बढ़े हैं, ना सिर्फ गाजा बॉर्डर पर बल्कि कई ऐसे जगहों पर, और खास करके जो फिलिस्तीन है अगर उसे मान्यता दी गई है तो जो गुस्सा है वो अब नेतन्याहू का नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि एक बार अमेरिका पहुंचेंगे फिर बताएंगे। अब हालांकि बातचीत होगी ट्रंप से नेतन्याहू की, हालांकि पहली बार ये मुलाकात है नहीं, लेकिन गुस्से में तो पिछले कुछ समय से ट्रंप भी नजर आ रहे थे जब इनके हमले गाजा बॉर्डर से आगे बढ़े थे और कई ऐसे इलाकों में हमले किए गए थे। तो आपको बता दें कि जो इजरायली पीएम ने जो मान्यता दी गई है उसका विरोध किया है और कहीं ना कहीं देखना यह है कि किस तरीके से अब इस पूरे मामले पर जो इजरायल के प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से तमाम बातें रखी जाएंगी। हालांकि देखिए आपको बता दें कि जो नेतन्याहू है उनका गुस्सा लगातार नजर आ रहा है, क्योंकि ये गुस्सा इसलिए भी है कि फिलिस्तीन को मान्यता लगातार दी गई है। हालांकि अमेरिका इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन अब जब मान्यता दी गई है तो कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा। क्या अब नेतन्याहू उन तमाम देशों से लड़ेंगे जिन्होंने कि इजरायल को फिलिस्तीन को मान्यता दी है। और इसी बीच आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला सामने आया यमन में, जिस तरीके से हमले किए गए नेतन्याहू की तरफ से, वो हमले जो हैं अब काफ़ी ज़्यादा रहे और ऐसे में आपको बता दें कि फिलिस्तीन को जो मान्यता है वो भी दी गई है। तो अब देखिए आपको ये भी समझना होगा कि आखिरकार जब फिलिस्तीन को मान्यता दी गई है तो नेतन्याहू की नाराजगी क्यों है। अब आपको बता देते हैं कि देखिए इजरायली पीएम ने फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों को चेतावनी दे दी, और वो चेतावनी क्या है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार फिलिस्तीन नाम का कोई देश बनने नहीं देंगे, ये बात इनकी तरफ से कही गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों पर आतंकवाद को पुरस्कृत करने का आरोप लगा रहे हैं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। जी हां, गाजा में चल रही लड़ाई के बीच ये जो कुछ भी हुआ है, एक ही देश फिलिस्तीन को मान्यता दे रहा है। इसके अलावा आपको बता दें ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। वहीं अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं नेतन्याहू, और इजरायल गाजा में जमीनी सैन्य अभियान चला रहा है। और शायद यही वजह है कि अब जब ये मुलाकात होगी ट्रंप से तो देखना होगा कि किस तरीके से इस मुलाकात के मायने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सीधा सीधा ये कहा जा रहा है नेतन्याहू की कि जो भी देश मान्यता दे रहे हैं वो आतंकवाद को पुरस्कृत कर रहे हैं। हालांकि देखिए जो अमेरिका है और जो ट्रंप है उसने मान्यता दी नहीं है, तो ऐसे में आने वाले समय में किस तरीके से इसके परिणाम होंगे ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है, और नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि जो नेतन्याहू है वो लगातार ये कह रहे हैं कि अमेरिका में जाने के बाद अब जवाब देंगे, वो जवाब उनकी तरफ से क्या होता है ये देखना होगा। अब इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड विजय सागर धीमान जी जुड़े, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ निपुण आलम बयान जी भी जुड़े, विदेश मामलों के जानकार हैं। तो सबसे पहले आप ही के पास आते हुए धीमान सर की जो ये पूरी स्थिति बनी है विजय जी,
क्या नजर आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं अब मुलाकात होने वाली है ट्रंप से नेतन्याहू की, और जब जब ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होती है उसके बाद कुछ अलग ही तस्वीर सामने आती है। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि गाजा पर जो हमले हैं इजराइल के जबरदस्त तरीके से बढ़े हैं, वहां पर जो तमाम स्थिति है वो बहुत खराब है। शायद इसी को देखते हुए कई देशों ने पिछले दिनों फिलिस्तीन को मान्यता दे दी, लेकिन अब ये बर्दाश्त हो नहीं रहा नेतन्याहू से। ये जो मुलाकात होने वाली है ट्रंप से, क्या उसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है? देखिए, जहां तक ट्रंप का मीटिंग है नेतन्याहू के साथ, इसमें पहले पहले हम कुछ चीजें देखें, बड़ी क्लियर करें अपने माइंड में। नेतन्याहू ने अपना अभियान तभी चलाया था जब 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था और बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया था। उसके बाद उन्होंने अपना गाजा अभियान शुरू किया और उन्होंने बोला इसको हम हमास को खत्म करके छोड़ेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे, करीबन मेरे ख्याल में 42 हॉस्टेजेस जो हैं इसराइल के, अभी भी हमास के कब्जे में हैं। और वहां ट्रंप भी बोल रहे हैं कि आप इस कब्जे को छोड़िए, इनको बंधकों को छोड़िए, ताकि पीस लाया जा सके। पर इस बीच में हमने देखा जो हमास के लोग थे जो कतर में बैठे हुए थे, बोला जा रहा था कि वहां मीडिएशन के लिए वो लोग गए हैं, परंतु वो उनका वहां पे हेडक्वार्टर था हमास का, जिसकी फंडिंग कतर की तरफ से भी होती थी। तो इसराइल ने बोल्डली आके सीधा उन पर अटैक किया और उनको निस्तेनाबूद किया। उसके बाद जो गाजा स्ट्रिप की जगह थी, वहां पे उनके ऊपर इल्जाम लग रहे थे कि आप ह्यूमैनिटेरियन एड को रोक रहे हैं, आप ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। पर हर बात जो आईडीएफ थी, इजराइल था, वो उसका हर चीज का खंडन करता था, उनको बताता था कि अगर किसी हॉस्पिटल पे या किसी मस्जिद पे या किसी स्कूल पे अटैक हुआ है तो वो हमास वालों ने अपना हेडक्वार्टर बना के रखा था वहां पे। और हमारा जो मतलब मकसद है हमास फ्री इजराइल, यानी कि गाजा में कहीं पे भी हमास नहीं होगा। तो इन सब चीजों के चलते जो दुनिया भर में एक नैरेटिव चल गया कि इजराइल जो है वो एग्रेसर है, हमास विक्टिम है। जबकि उल्टी बात थी, जब आप बदला ले रहे हैं उनसे तो फिर कौन सा विक्टिम है वो? जब उन्होंने शुरू किया है तो उनको ये भुगतना पड़ेगा। तो इसको करते करते दुनिया में एक वेव चल गई। अब यूएन जनरल असेंबली में हमने देखा वोट के ऊपर 142 के आसपास कंट्रीज ने इजराइल के अगेंस्ट वोट किया और 10 ने सिर्फ उसके फेवर में किया। तो ये सब सारी बातें देखते हुए अगर हम मिडिल ईस्ट की पोजीशन देखें, यहाँ अमेरिका का जो वर्चस्व है सब कंट्रीज के ऊपर, एक ईरान, यमन और लेबनान को छोड़ के हर जगह उनकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। वो चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा कंट्रोल रहे, क्योंकि वो ये एक बहुत ही जियो स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड वगैरह कई चीजें शुरू की। तो जब ये इजराइल का एक रवैया आया इस हमले के बाद, तो वो थोड़ा सा उनका भी प्लान खटाई में पड़ गया। ट्रंप जो है उनको भी पता है वो किसी भी हालत में इजराइल को नहीं छोड़ सकते। अब नेतन्याहू जो जा रहे हैं ट्रंप के यहाँ लैंड करेंगे, उनको इन सब चीजों के बारे में बताएंगे और पुरजोर बात करेंगे कि देखिए हमको हमास फ्री चाहिए। और जहां तक रिकग्निशन का सवाल है, मेरे ख्याल में ये रिकग्निशन जो यूके ने दी है या कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया में, ये सिंबॉलिक है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या वो वहां पे अपनी एम्बेसी लगा सकेंगे? नहीं लगा सकेंगे। कोई किसी किस्म की पैलेस्टीनियंस की मदद कर सकेंगे मटेरियल से? नहीं कर सकेंगे, इजराइल नहीं करने देगा। तो इसलिए ये सब चीजें मेरे ख्याल में बेमानी है। परंतु अभी नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में क्या समझौता होता है या क्या वो कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं, अल्टीमेट एम ये है इजराइल ने हमास को खत्म करना है और पैलेस्टीन जो ट्रंप जो है अमेरिका है। बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कही है विजय जी, कि देखिए अल्टीमेट गोल तो नेतन्याहू का यही कि हमास, हूती, इन तमाम को पूरी तरह से खत्म करना है जिन्होंने कि इजराइल को नुकसान पहुंचाया, वहां के लोगों को बंधक बनाया, जिसको छोड़ने की बात भी लगातार इजराइल की तरफ से की गई, बावजूद इसके बंधकों को छोड़ा भी नहीं गया है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, निपुण जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। निपुण जी, देखिए ये लंबा चल गया है, अब लगातार जो इजराइल उसकी तरफ से हमले तो किए गए, क्या ये जो गुस्सा था, जिस तरीके से इजराइल का जो हमला है कुछ दिनों पहले बाकी अन्य जगहों पर आया, मुस्लिम देश एकजुट हुए, उसके बाद लगातार फिलिस्तीन को मान्यता देने की एक होड़ सी मच गई है, अब मुलाकात ट्रंप से हो रही है। अब देखना यह है कि इजराइल का अगला कदम क्या होगा। वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिका से आकर बताऊंगा, वो क्या बताने वाले हैं, उनका अगला कदम क्या हो सकता है? क्या सबसे लड़ेंगे जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी अभी हाल के दिनों में? देखिए, बादल खुशबू जी की मान्यता जिन्होंने दी है, ये पहली बार तो हुआ नहीं है। फिलिस्तीन को लेकर तो कई बार रेजोल्यूशन आ चुका है यूएन के अंदर। और हम अगर देखें कि जो 7 अक्टूबर 2023 की घटना के बाद भी कई बार इस वक्त रेजोल्यूशन हो चुके हैं। लेकिन बात क्या है कि P5 कंट्रीज में जो अमेरिका है, क्या इस रेजोल्यूशन के ऊपर वीटो नहीं करेगा? मुझे तो नहीं लगता ये वीटो नहीं करेगा, निश्चित रूप से वो वीटो करेगा। और देखिए, आज इजराइल की हम बात करते हैं, किसी वजह से अगर अपनी मुहिम को वापस लेता है, अगर किसी भी तरीके से वापस लेता है, तो फिर इजराइल की इस पूरी मुहिम का मतलब क्या बना? 2 साल के करीब आपको होने वाला है
आज 25 सितंबर है, 7 अक्टूबर यानी कि आपका 12 दिन बचे हैं, बल्कि 11 दिन बचे हैं। 11 दिन के अंदर आपके 2 साल पूरे हो जाएंगे। तो 2 साल तक लड़ाई लड़ने का रिजल्ट क्या निकला? और देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमको देशों के नेचर को भी देखना चाहिए। एक कंट्री जो अपने आप को कहता है मैं हार्ड पावर का मतलब ये है कि उसका डिफेंस बजट बहुत ज्यादा होगा और वो अपने नागरिकों को इस बात की सिक्योरिटी देता है कि मेरा डिफेंस बजट ज्यादा होगा तो मैं आपको सिक्योरिटी की गारंटी देता हूँ। और वहां पर आप 1200 लोगों को मार देते हैं और मारने के बाद बंधक बनाए रखते हैं, बंधकों को आप छोड़ते नहीं है और फिर 2 साल के करीब वोट चल जाता है, तो इजराइल के अपने अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या स्थिति बनेगी। और देखिए, अभी जितने भी कंट्रीज मिले हैं या हम देखेंगे जो इस्लामिक कंट्रीज 50 कंट्री मिले कतर पर अटैक करने के बाद, या फिर सबने मिलकर ये की, ये बात केवल आपका इजराइल के अगेंस्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा मुहिम अमेरिका के अगेंस्ट भी है। और देखिए, जैसा हमारे जयशंकर जी ने कहा था कि दुनिया पहले से बड़ी जटिल थी, लेकिन हाल के दिनों में और ज्यादा जटिलताएं बनी है। समझ ही नहीं आ पा रहा है कि वर्ल्ड का जो एक फोकस है या जो सोचने का तरीका है वो किस ओर जा रहा है। तो मैं मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं हूं कि इजराइल जो है किसी भी तरीके से बैकफुट पर आएगा। ये जरूर है कि कोई और सोल्यूशन निकाला जाए कि हाँ ठीक है, गाजा में लोग रहे, हम गाजा के लोगों को परेशान नहीं करेंगे ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि गाजा को वो बिल्कुल रिलीज कर देगा या गाजा पर उसका कंट्रोल नहीं होगा। जी। और रही बात की अमेरिका से मिलकर आने के बाद, बिल्कुल इश्यू की बात है। हम जानते हैं कि कल मुस्लिम जो देश हैं उनके नेता डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं, क्या क्या बातें हुई हैं, बहुत पब्लिकली तो आई नहीं है। अब हो सकता है कि जब आपका बेंजामिन नेतन्याहू मिलकर आए तो उसके बाद बहुत सारी बातें पब्लिक हो तब हम आइडिया लगाए, लेकिन हमको बहुत प्रैक्टिकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का समझना चाहिए कि उस मुहिम का कोई फायदा नहीं होगा अगर बेंजामिन वापस लेते हैं तो। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ सर, और आगे भी हम बातचीत करेंगे। इसी बीच जो एक अहम जानकारी आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। इजराइल के एलियट शहर पर ड्रोन अटैक हुआ है। यमन की तरफ से हुती विद्रोहियों ने हमला किया है। हुती के हमलों में 20 लोगों को घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। बिल्डिंग से टकराया है हुती का सुसाइड ड्रोन। इलियट में ड्रोन अटैक से भीषण तबाही देखने को मिली है। तो आपको बता दें कि इलियट में ड्रोन अटैक हुआ है, भीषण तबाही है। और इजराइल में देखिए, जिसका जिक्र लगातार हम कह रहे थे, देखिए एक तरफ हमास है, एक तरफ हुती है, और इनकी तरफ से भी जो हमले हैं वो लगातार हो रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि ये जो हमले होंगे तो फिर इसका परिणाम क्या होगा। शायद यही वजह है कि इजराइल और नेतन्याहू लगातार कह रहे हैं कि हम हमास और हुती के आतंकवादियों को मारेंगे, वो जहां पर भी होंगे हम उन्हें मारेंगे। ये बात लगातार उनकी तरफ से कही जा रही है। तो अब देखिए, देखना यह है कि जब ये हुतियों का हमला हुआ है, क्योंकि हुती का जो सुसाइड ड्रोन इलियट में है वो भीषण तबाही हुई है। कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। जी हाँ, इजराइल के इलियट शहर पर ड्रोन अटैक हुआ है और हम आपको विजुअल्स भी दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें, यमन की तरफ से हुती विद्रोहियों ने यह हमला किया। तो आप देखिए, यमन शायद यही बड़ी वजह है कि इतना ज्यादा ये टारगेटेड रहता है। आपको बता दें कि हुती के हमले में 20 लोगों के घायल होने की खबर है। तो कहीं ना कहीं ये जो 20 लोग घायल हुए, अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इनकी स्थिति बनी हुई है। बिल्डिंग से टकराया है हुती का सुसाइड ड्रोन, मतलब ये पूरी प्लानिंग के साथ आया था। बहुमंजिला इमारत को नुकसान हुआ है और आपको बता दें कि इलियट में ड्रोन अटैक में भीषण तबाही हुई है। और इसके अलावा आप ये भी समझिए कि जो इलियट है, यहाँ पर ड्रोन अटैक से भीषण तबाही देखने को मिली है। हुती के हमले के बाद जो अफरा तफरी का माहौल है वो भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो ड्रोन अटैक है उसे रोकने में आयरन डोम नाकाम रहा है। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये नाकामी क्यों हुई, आयरन डोम क्यों नहीं एंटिसिपेट कर पाया। जी हाँ, आपको बता दें, आयरन डोम ड्रोन को एंटिसिपेट नहीं कर पाया है और ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये ऐसा कैसे हो गया। ड्रोन अटैक के बाद इजराइल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हुती विद्रोहियों ने हमले को कामयाब बताया है। निश्चित तौर पर जब हमला किया और 20 लोगों के घायल होने की खबर है तो हुती इसे अपना जश्न ही मना रहे हैं और इसे अपनी तरीके से सफलता बता रहे हैं और इजराइल पर और हमले की धमकी भी दे दी गई है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सागर जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। देखिए सागर जी, कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है, एक तरफ हुती, एक तरफ हमास, और हुतियों का ये हमला, और देखिए हमला करके 20 लोग जब घायल हो गए तब उनको ये भी लग रहा है कि ये बिल्कुल हमने सही किया है और हमारा हमला कामयाब रहा है। बड़ा सवाल तो ये है कि आयरन डोम एंटिसिपेट क्यों नहीं कर पाया, आखिरकार ये हमला हो कैसे गया। देखिए, जहां तक इसका हमले का सवाल है, ये हुतीज ने जो हमला किया है इजराइल के ऊपर, यहाँ पे खाली इजराइल ही हुती के ऊपर हमला नहीं कर रहा, इवन अमेरिकन फोर्सेस भी उनके ऊपर हमला कर रही हैं।
जितने भी अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉयड हैं रेड सी के अंदर या इंडियन ओशन में, अरेबियन सी के अंदर, वो सब के सब हुतीज के निशाने, हुती उनके निशाने पे है। तो ये एक पर्टिकुलर अटैक जो उन्होंने ड्रोन से किया है, क्योंकि हो सकता है इन्होंने सैचुरेशन अटैक किया हो। अभी हमें पूरी खबर नहीं मिली है कि कितने ड्रोन के साथ हमला किया गया, कितने इंटरसेप्ट हुए, और एक ड्रोन लग गया। और ये एक मेजर जो डैमेज हुई है इसराइल के अंदर, इसराइल अभी चुप नहीं बैठेगा। जांच के आदेश दिए का मतलब पता कर रहे हैं कि किस तरीके से वो हुआ, और उसके बाद उसका रिटेलिएटरी एक्शन क्या है, उसके ऊपर हमले का जवाब कैसे देना है, वो शायद इसराइल भी देगा और अमेरिकन फोर्सेस जो डिप्लॉयड है वहां भी देगी। क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस नॉट ओनली उनके ऊपर हुतीज हमला कर रहे हैं, बल्कि जो शिपिंग है वहां पे, कमर्शियल शिपिंग है, जो वहां पे एक बहुत बड़ा हब है जहां से कमर्शियल शिपिंग गुजरती है पूरे विश्व की, उनको भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये एक किस्म का जो उन्होंने हुतीज ने अटैक किया है, कि उनको थोड़ी सक्सेस मिली है। आई एम वेरी श्योर नेतन्याहू के वापस आने से पहले पहले इजराइल की तरफ से एक बड़ा हमला होगा हुतियों के ऊपर, उनके जो ठिकाने हैं, अड्डों के ऊपर। बल्कि पहले भी करा उन्होंने, उनके बहुत सारे पोर्ट्स नष्ट किए हैं, उनके एम्युनिशन डंप्स नष्ट किए हैं। अब और जोर से हमला होने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए विजय जी, यही तो बात है ना कि ये जो हुती आतंकवादी है, ये जो हमास है और यमन का जिस तरीके से सपोर्ट रहा है, और शायद यही वजह है कि जो इजराइल उसके हमले इस तरीके से बढ़े। हालांकि इजराइल को कई सारे देश है जो गलत कह रहे हैं, जो गाजा पट्टी में जो कुछ भी हो रहा है नरसंहार तक कहा जा रहा है, लेकिन अगर इस तरह के हमले होंगे और जिस तरह से हुतियों ने आतंक मचाया है पिछले दिनों वहां पर, फिर इजराइल के लिए हमला और उसके अलावा कोई विकल्प है नहीं, फिर खत्म तो करना पड़ेगा। आतंकवादी है वो, ये मानना पड़ेगा बाकी देशों को भी। ये बिल्कुल सही बात है। जो हुती रिबेल्स है उन्होंने यमन के ऊपर कब्जा किया हुआ है। जो यमन उनका ओरिजिनल कंट्री नहीं है, वो रिबेल्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को कंट्रोल में लिया है बेसिकली सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट। जो उनका असली पहला टारगेट था सऊदी अरेबिया, जो उनकी लड़ाई चल रही थी। और सऊदी अरेबिया के जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जो कि बड़े देशों से इकट्ठी करके लाई हुई हैं, वो हुतियों के अगेंस्ट लड़ रही हैं। अब ये इजराइल का नया डायमेंशन आया है, क्योंकि हुतीज जो है उनकी जो सपोर्ट है, उनका जो वेपन्स है, वो सब ईरान से हैं। ईरान उनको मटेरियल, मॉरल सपोर्ट, हर किस्म की ट्रेनिंग सब देता है। तो वो ईरान के नाम पे उछल रहे हैं, और ईरान का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो चुका है अमेरिका के साथ भी और इजराइल के साथ भी। तो इसलिए उनका ये जो एक हमला, जिसको हम थोड़ा सक्सेस मान लें थोड़ी देर के लिए, कि उन्होंने कोई भीषण बमबारी नहीं करके बट तबाही मचाई है, इसका 100% कई गुना ज्यादा बदला इजरायलीज भी लेंगे और अमेरिकन भी लेंगे। तो उनके जो ठिकाने हैं उनके ऊपर भीषण कार्रवाई होनी 100% ड्यू है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब तो मुलाकात जब अमेरिका से भी हो रही थी तो देखना होगा। अच्छा, एक सवाल विजय जी ये भी है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और जिस तरह से इन्होंने इजराइल को लगातार सपोर्ट किया है हमेशा से, फिलिस्तीन को मान्यता भी इन्होंने नहीं दी है, और अब जिस तरह के हमले एक बार फिर से इजराइल पर हुए हैं, क्या अमेरिका अब सीधे सीधे इसमें सामने आ सकता है हुतियों और हमास को खत्म करने के लिए? क्या एक विकल्प ये भी नजर आता है, या फिर जैसा वो स्मार्टली प्ले करता है वैसे ही प्ले करेंगे वो? देखिए, जहां तक हुती का सवाल है, अमेरिका ऑलरेडी सामने है। हमास में वो नहीं आएगा अभी फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि वहां पे थोड़े से मतभेद हैं। परंतु एक बात जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको समझनी है, वो ये है कि अगर यहाँ से इजराइल खत्म हो जाता है या इजराइल को कोई मेजर नुकसान होता है, तो अमेरिका का जो वर्चस्व है मिडिल ईस्ट के अंदर, जो उसकी पकड़ है बाकी देशों पे, वो भी बहुत सारी कमजोर पड़ जाएगी। और ये जो इतना जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रेटेजिक एरिया है, ये रशिया भी यहाँ आना चाहता है, बाकी कंट्रीज भी आना चाहते हैं। ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। तो अमेरिका किसी भी कीमत पे इजराइल का साथ नहीं छोड़ेगा। वो हो सकता है इजराइल को समझाए कि अगर आपने गाजा में हमास को खत्म करना है, तो कम से कम सिविलियंस को स्पेयर कीजिए। पहले ट्रंप ने, अगर आपको याद हो, आज से कुछ महीने पहले उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि हम गाजा को रीबिल्ड करेंगे। आप गाजा के लोगों को रीलोकेट करके वहां एक बढ़िया टाउनशिप बनाएंगे, जैसे सऊदी अरेबिया भी अपना 70 किलोमीटर वाला जो बना रहा है टाउनशिप, वैसे हम बना के उनको रिहैबिलिटेट करेंगे। जो हमास वालों ने नहीं माना, पैलेस्टीनियंस ने नहीं माना कि अगर आप हमको रिलोकेट तो यहाँ से बेघर कर दोगे, वो लोग वापस बुलाएंगे, तो वापस नहीं बुलाएंगे। ये एक्चुअली ट्रस्ट की कमी है, उसकी वजह से वो प्लान भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अब ये जो पूरी दुनिया में एक नरेशन बन गई है, एक नैरेटिव बन गया है, इजराइल ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है गाजा के अंदर वगैरह वगैरह, तो वो उसके चलते उनको कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिसमें हमास खत्म भी हो और सारा कंट्रोल इजराइल के पास ही रहे,
और हुतियों को भी खत्म किया जाए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं विजय सर देखिए, एक बात तो ये भी है ना कि ये काफी लंबा गया है, और जिस बात को आप कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अगर अपना वर्चस्व कायम रखना है अमेरिका को, तो उसकी तरफ से कुछ बड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे। और जिस तरह से इजराइल लगातार ये युद्ध इतने समय से चल रहा है, अगर तो ये बात तो साफ है कि उसे अमेरिका का सपोर्ट मिला है। लेकिन जो बाकी देश अभी हाल के दिनों में जो बिल्कुल उठ पड़े हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता देना चाहिए, ये नरसंहार है, क्या ये सब उनको तब नहीं दिख रहा था जब ये पूरी सब कुछ शुरुआत हुई थी? अगर वो चाहते तो उसी वक्त फिर सपोर्ट कर देते, उसी वक्त जो भी ये हो रहा था इतना कुछ नहीं होता। लेकिन अब अचानक इन तमाम देशों का जागना, और अब नेतन्याहू भी सीधे सीधे कह रहे भाई ये तो आपने आतंकवाद को एक तरह से मेडल दिया है, सीधे सीधे इन्होंने बड़ा आरोप भी लगाया है नेतन्याहू ने। देखिए, जहां तक मिडिल ईस्ट का सवाल है, ये मुस्लिम कंट्रीज है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, जो इस्लामिक नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनको मजबूरी में कुछ बोलना पड़ रहा है। अगर आप बोलेंगे वो सब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे इजराइल के पास, मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब परस्यू कर रहा है, सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि वो करे, दूसरे कंट्रीज नहीं चाहता कि वो, इराक नहीं चाहता कि वो करे, क्योंकि यहाँ पे एक लीडरशिप की लड़ाई भी है, वर्चस्व की लड़ाई विद इन मुस्लिम वर्ल्ड भी है। वो नहीं चाहते कि वो जो लीडरशिप है ईरान लेके जाए या टर्की लेके जाए, या इस वक्त बेसिकली सऊदी अरेबिया के पास है वर्चुअल लीडरशिप, तो वो नहीं चाहते कि दूसरों के पास जाए। अभी उन्होंने बयान देना तो शुरू कर दिए हैं, शायद रिलीजियस लाइन पे बयान देना शुरू किए हैं, बट जब असली हकीकत की बारी आएगी तो वो लोग इकट्ठे नहीं होंगे अगेंस्ट अमेरिका, बिल्कुल नहीं जाएंगे। इजराइल को समर्थन उनको करना ही पड़ेगा। और जो अब्राहम अकॉर्ड की जो उन्होंने मुहिम शुरू करी हुई है अमेरिका ने, शायद उसका कोई रंग लाएगा, परंतु वो तब तक, जब तक वो होगा तब तक आई एम श्योर हमास खत्म हो चुका होगा। और ये मिलिट्री सोल्यूशन जो है बड़ा मुश्किल होता है, उसको और भी तरीकों को अपनाना पड़ेगा। अगर हमास को निकालना है, गाजा को हमास फ्री बनाना है, तो उनको कुछ और तरीके भी करने पड़ेंगे। अच्छा विजय सर, एक बात तो ये भी है, ये जो गाजा पट्टी का ये जो पूरा इलाका है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है, ये बहुत ही क्रूशियल है। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि इस जगह पर, क्योंकि इजराइल तो लगातार आगे बढ़ रहा है, वो कह रहा है कि हम तो इसको पूरा लेंगे और जहां तक हमास है हम उनको खत्म करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि गाजा पट्टी में हमास और हुती आतंकवादी छुपे हुए हैं कई जगहों पर, हम उनको खत्म करने के लिए आगे बढ़े। ये बात इजराइल लगातार कहता रहा है। क्या इस पूरे इलाके का कोई सॉल्यूशन नहीं है परमानेंट? क्या ये इतना ज्यादा क्रूशियल है? देखिए, दो पॉकेट्स हैं यहाँ इजराइल के अंदर। एक है गाजा स्ट्रिप जो हमास कंट्रोल करती थी, यानी कि उनकी समझ लीजिए डिफैक्टो गवर्नमेंट थी, और वैसे ही वेस्ट बैंक के अंदर पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन की डिफैक्टो गवर्नमेंट है, उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर भी बना के रखा वगैरह वगैरह। अब पर अल्टीमेटली जो कंट्रोल है, सिक्योरिटी है, वो इजराइल के पास ही है। इजराइल अपनी दादागिरी करता है, मनमानी करता है, और यहाँ तक कि अमेरिका ने जेरूशलम जो कि वेस्ट बैंक में आता है, वहां पे अपनी एम्बेसी की एक ब्रांच भी खोल दी है। तो इस किस्म की चीजें हो रखी हैं। अब सोल्यूशन की अगर हम बात करें, सोल्यूशन बन सकता है। इजराइल को प्रॉब्लम ये है कि हमारे को 2000 साल यहाँ से भगा के रखा, और आज हम आपको नहीं आने देंगे। बहुत ही हार्ड लाइनर स्टांस है। दूसरा, अगर हम जेरूशलम में चले जाएं, जो कैपिटल मानी जाती है उसकी, वेस्ट बैंक की, वहां पे जो धार्मिक जगह है, जो ईसाइयों की, मुस्लिम्स की या जूस की, वो एक ही जगह है, क्योंकि बेसिकली ये एक ही ब्रांच से 3 बाइफरकेट हुए हैं, और उनकी जो पूजा करने की जगह है, सेक्रेट जगह है, वो एक ही है, और 3 डिफरेंट तरीकों से उसको पूजा करते हैं, डिफरेंट